हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं तरलता के गुणोत्तर। हम क्या पढ़ने वाले हैं? तरलता के गुणोत्तर। इसके पहले हम लोगों ने लाभदायकता के गुणोत्तर कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने सकल लाभ के गुणोत्तर, और एक हमने पढ़ा था ये दूसरा हमने पढ़ा था शुद्ध लाभ के गुणोत्तर। तो ये दोनों चीजों को ही अच्छे से देख लेना और चीजों को समझ लेना। आज हम फिलहाल शुरू करेंगे तरलता के गुणोत्तर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर। ठीक है, ये दोनों मैं आज ही एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें मेन क्या है, इसका आपका फॉर्मूला समझना और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो समझना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला सारे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा तरलता के गुणोत्तर है, एक मिनट, हम क्या बात कर रहे हैं? तरलता के गुणोत्तर की। तो जो हमारा तरलता के गुणोत्तर है, उसमें दो गुणोत्तरों का समावेश होता है। किसका किसका समावेश होता है? दो गुणोत्तरों का। एक है हमारा चालू गुणोत्तर और एक है हमारा प्रवाही गुणोत्तर। तो मैं बात करता हूं कि तरलता के गुणोत्तर होता क्या है। तो तरलता के गुणोत्तर से हम ये जानते हैं कि क्या हम अपने कम समय की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्पकालीन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अल्पकालीन। क्या हम अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की काबिलियत रखते हैं या नहीं? हम इससे क्या पता करते हैं कि क्या हम अपने अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की काबिलियत रखते हैं या नहीं। यानी अल्पकालीन दायित्वों को हम ये बोल सकते हैं कि 1 साल से कम। क्या बोल सकते हैं? लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम वाले। ठीक है, यानी 1 साल से कम वाले जो भी दायित्व होते हैं, उनको चुकाने की जो हमारी काबिलियत होती है वो होती है तरलता के गुणोत्तर। और उसमें भी हम दो चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं उसमें? एक हमारा होता है चालू गुणोत्तर और एक होता है हमारा प्रवाही गुणोत्तर। क्लियर है इतना? अब बात ये करते हैं कि जो तरलता के गुणोत्तर है वो तो हमें समझ में आ गया भाई कि अल्पकालीन दायित्व को चुकाने की बात करता है। लेकिन इसमें भी ये दो चीजें पढ़नी है, चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर। तो ये दोनों खास क्या है? तो ये जो चालू गुणोत्तर है, ये और प्रवाही गुणोत्तर दोनों ही हमें ये इसी में मदद करते हैं कि क्या हम अपने जो हमारे चालू दायित्व हैं, यानी अल्पकालीन के दायित्व हैं, क्या हम उनको चुकाने के काबिल हैं या नहीं है। बस अंतर इतना है, चालू गुणोत्तर जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। वो इस मामले में सटीक जानकारी नहीं दे पाता, लेकिन प्रवाही गुणोत्तर थोड़ा ज्यादा सटीक जानकारी दे रहा है, क्योंकि इसमें एकदम ही ऐसी चीजों का समावेश होता है जिनको हम बहुत ही जल्दी नगद में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो चालू संपत्ति हमारी ऐसी ही होती है जिनको हम नगद में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रवाही होती है उनको और भी स्पीड में कर सकते हैं। इसी वजह से चालू जो है वो थोड़ा सा कम अच्छा है, प्रवाही थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सवाल शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने का मतलब ये है कि इसका मैं जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, मैं पहले वो लिखवा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, यानी जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चालू गुणोत्तर का। तो चालू गुणोत्तर का जो फॉर्मूला होता है वो है चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। अब सवाल यह है कि चालू संपत्ति और चालू दायित्व में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हमारा जो तीसरा चैप्टर था उसमें हमने फॉर्मेट पूरा अच्छे से पढ़ा है, और जब मैंने वो फॉर्मेट पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि आने वाले चैप्टरों में तुम्हें मदद होगी। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या है कि हमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व में क्या क्या चीजें आती है उसका हमें फॉर्मेट पूरा याद है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चीजें तुम लोग को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, लिखवा देता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे और अच्छे से, क्योंकि देखो अभी एक बार पढ़ना है तो ढंग से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालू संपत्ति की। हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं चालू संपत्ति की। तो चालू संपत्ति अगर याद होगा तो चालू संपत्ति में हम किन किन चीजों का समावेश करते थे, एकदम सिंपल से याद रखते हैं, शुरू से याद रखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका चालू विनियोग। क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसमें? चालू विनियोग। ध्यान से देखना इसको, क्या क्या समावेश होता है चालू विनियोग का। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें? माल सामग्री। क्या पढ़ा था? माल सामग्री। फिर पढ़ा था हमने व्यापारी लेना। क्या पढ़ा था हमने? व्यापारी लेना। उसके बाद हमने पढ़ा था रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। क्या पढ़ा था? रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें? अल्पकालीन लोन और धिराण।
मतलब ये था कि अगर हमने अल्पकाल के लिए किसी को पैसे दिए हैं, एडवांस दिया है, तो वो इसमें चीजें आ जाती हैं। और लास्ट में था हमारा अन्य चालू संपत्ति। ठीक है, ये इतनी चीजें हैं जो आपकी चालू संपत्ति में आती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी देखो कुछ खास याद रखना है। खास ये याद रखना है कि जो हमारा ये माल सामग्री है, क्या ये जो हमारा माल सामग्री है, इसमें कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो इसको हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, माल सामग्री में एक होता है फुटकर औजार। क्या होता है? फुटकर औजार। अगर फॉर्मेट पूरा देखा होगा तो याद होगा कि इसमें एक फुटकर औजार करके भी होता है। तो फुटकर औजार का जो समावेश है वो चालू संपत्ति में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फुटकर औजार का समावेश नहीं होता है। अब सवाल ये है कि समावेश क्यों नहीं होता, उसको ध्यान से समझो। समावेश इसलिए नहीं होता है कि जो फुटकर औजार है, फुटकर औजार का मतलब मैं सिंपल तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे हमारी गाड़ियां होती है, तो गाड़ी के साथ देखो तुमने कुछ जैसे आते हैं ना वो नट बोल्ट टाइट करने के लिए पिचकस टाइप के कुछ आते हैं, तो वो उनको बोलते हैं फुटकर औजार। तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वहां पे ऐसी चीजों की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मशीनों का खराब होना बिगड़ना चलता रहता है। तो अब उनमें जो संपत्तियां होती है, यानी ये जो फुटकर औजार होते हैं, इसको चालू संपत्ति में गिनते हैं, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में खराब हो जाती है। क्योंकि तुम्हें पता है ना, वो ज्यादा टाइट अगर कोई चीजें है ज्यादा यूज करो तो उसके अंदर का जो ऐसे निशान निशान होता है, घिसा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से वो नट्स खुल जाते हैं, वो भाई खराब हो जाता है। लेकिन उसको हम बेचने के उद्देश्य से कभी नहीं खरीदते हैं, उसको हम पैसे कमाने के उद्देश्य से कभी नहीं खरीदते। और यही वजह है कि हम उसको जब नगद में रूपांतरण नहीं करते हैं तो उसका समावेश हम इसमें नहीं करते हैं। ये पहला नोट याद रखना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो हमारा ये व्यापारी लेना होता है, ठीक है, क्या व्यापारी लेना होता है, इसमें देनदारों का समावेश होता है। किसका समावेश होता है? देनदारों का। तो अगर मान लो कभी तुम्हें डूबत ऋण या डूबत ऋण अनामत दिया है, ठीक है, क्या डूबत ऋण या डूबत ऋण अनामत, तो वो चीजों को हम पहले माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो डूबत ऋण अनामत ही दिया हुआ है, तो डूबत ऋण अनामत को हम देनदार में से माइनस करेंगे, फिर हम लिखेंगे व्यापारी लेना में। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इन सब चीजों का समावेश किसमें होता है? हमारा चालू संपत्ति में होता है। अब बात करते हैं चालू दायित्व की। तो चालू दायित्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ कि चालू दायित्व में किन चीजों का समावेश होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ चालू दायित्व में, तो चालू दायित्व में हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा अल्पकाल की लोन। क्या आ जाएगा? अल्पकाल की या अल्पकालीन लोन। ठीक है, अल्पकाल की लोन में लिख देता हूं। फिर क्या आएगा? हमारा व्यापारी देना। ठीक है, उसमें क्या आया था? लेना था, और इसमें क्या आएगा? देना। उसके बाद अब देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब तीसरा जो है अल्पकालीन प्रावधान। क्या है? अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, और जो चौथा है वो हमारा अन्य होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 4 चीजों का समावेश होता है हमारा चालू दायित्व में। अब बात करते हैं कि इनमें क्या क्या आता है। तो मैं कुछ नाम है जो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अल्पकालीन लोन की, तो इसमें बैंक और ड्राफ्ट हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कोई भी अल्पकाल के लिए व्यापारी देना में क्या आता है? देनी, हुंडी और लेनदार आता है। उसके बाद ये जो अल्पकालीन प्रावधान है हमारा, तो अल्पकालीन प्रावधान में मैंने बताया था कि 2 ही चीजें आती है हमारी। कौन कौन सी चीजें आती है? जो डिविडेंड, सूचित डिविडेंड होता है, और आयकर का प्रावधान। बात करते हैं अन्य की, तो अन्य में क्या आता है हमारा? चुकाना बाकी कुछ भी अगर है तो सारी चीजें वो कहाँ जाएंगी? तुम्हारी अन्य में आ जाएंगी, चाहे जो भी हो। क्या होना चाहिए? बस चुकाना बाकी होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला। ध्यान से याद रखना कि चालू गुणोत्तर बराबर क्या होता है? चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। क्या होता है? चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। और ये याद रखना, इसको अनुपात में दिखाते, इसलिए गुणे 100 नहीं लगा, जैसे कि 2:1 ऐसे दिखाते हैं, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे गुणे 100 नहीं किया है। फॉर्मूला है चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। क्लियर है? उसके बाद हमें चालू संपत्ति में क्या आता है वो हमने यहाँ लिख लिया है, और चालू दायित्व में क्या आता है हमने वो यहाँ लिख लिया है। क्लियर है? इतना चीजें समझ में आया? अब इसमें थोड़ी जानकारी और याद रखो, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि चालू गुणोत्तर का कौन सा अनुपात आदर्श अनुपात माना जाता है। तो याद रखना कि अगर चालू गुणोत्तर ज्ञात करते समय तुम्हारा आंसर 2:1 आता है। क्या आता है? 2:1। मतलब ये हुआ कि 1 रुपए दायित्व के सामने तुम्हारे पास 2 रुपए क्या है? संपत्ति है। तो इसको हम बोलते हैं आदर्श अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? आदर्श अनुपात बोलते हैं। यानी कि यही सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इससे ज्यादा। अगर इससे ज्यादा है तो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? समझो बात को। इससे ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास चालू संपत्ति ज्यादा पड़ा है, और चालू संपत्ति ज्यादा पड़ा है मतलब रोकड़ का तुमने ज्यादा विनियोग कर दिया है। जैसे स्टॉक ज्यादा पड़ा है, तो जो तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ था, रोकड़ पड़ा हुआ था, उसको तुमने फालतू जगह लगा दिया है। अगर वही पैसे का तुम क्या करते? विनियोग करते, तो तुम्हें क्या मिलता?
ब्याज मिलता, लेकिन क्या माल में रखने की वजह से ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा पैसे पड़े हैं तो हमारा क्या हुआ? ब्याज का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? ब्याज का नुकसान हुआ। ठीक है, और अगर यही कम है, अगर मान लो इससे कम है, ठीक है, और अगर इससे कम है तो क्या होगा? इससे कम ये होगा कि हम हमारा जो रोजमरोज का काम है उसमें अड़चने पैदा होंगी। जैसे मान लो कि माल खरीदना है, किसी को पैसे देने हैं और पैसे नहीं है हमारे पास, तो अड़चने होंगी कि नहीं, सामने वाला हमें सामान देने से मना कर देगा, या कोई कर्मचारी है जिसको वेतन चुकाना है और पैसे कम पड़ गए हैं तो वो मना कर देगा, काम नहीं करेगा। तो याद रखना कि आदर्श क्या माना जाएगा? 2:1। अगर ज्यादा है तो भी नुकसान, कम है तो भी नुकसान। क्लियर है? तो ये था हमारा चालू गुणोत्तर के बारे में सारी जानकारियां। अब बात करते हैं प्रवाही गुणोत्तर। ठीक है, तो प्रवाही गुणोत्तर का मतलब क्या होता है? इसको हम इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है प्रवाही संपत्ति। क्या होता है? प्रवाही संपत्ति बटे में प्रवाही दायित्व। प्रवाही संपत्ति बटे में प्रवाही दायित्व, सॉरी, प्रवाही दायित्व नहीं लिख सकते हम, एक काम करते हैं इसके बदले में, काम नहीं करते, जो है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो प्रवाही संपत्ति के बदले प्रवाही संपत्ति बटे में क्या हो जाएगा? चालू, चालू दायित्व होता है। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे चालू के बदले में यहाँ पे क्या हो गया? प्रवाही हो गया, बाकी चालू तो सेम ही रहने वाला है। क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि इसका जो चालू दायित्व होता है वो भी क्या इसके जैसा ही होता है, तो कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं ये प्रवाही संपत्ति क्या होता है। ठीक है, हम क्या बात करते हैं कि प्रवाही संपत्ति क्या होता है। पहले बात को समझो, चालू गुणोत्तर में भी हमने सारी चीजें ली, जब प्रवाही में भी सारी चीजें ले रही, तो उसको पढ़ना क्यों है? इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीजों का समावेश किया गया इसमें वक्त लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसी चीजों का समावेश करते हैं जिनको हम बहुत ही जल्द पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद ये रखना है कि प्रवाही संपत्ति अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है कि पहले चालू संपत्ति निकाल लो, पूरी जो चालू संपत्ति निकलती है पूरा निकाल लो, और इसमें से याद रखना पूरी चालू संपत्ति निकाल लो और इसमें से दो चीजें माइनस कर दो। क्या क्या माइनस कर दो? एक तो स्टॉक माइनस कर दो और एक तो अग्रिम चुकाया माइनस कर दो। याद रखना क्या माइनस कर दो? स्टॉक माइनस कर दो और एक अग्रिम चुकाया माइनस कर दो, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें पैसे मिलने में वक्त लग जाता है। क्योंकि अग्रिम अगर तुमने किसी को पैसे चुका दिए वो तो मिलने से रहा, और अगर स्टॉक में पैसा लगा है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत ही पैसा वसूल भी हो जाए। मान लो जैसे मेरे पास माल है, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, सही से करना पड़ेगा, फिर मार्केट में ले जाना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, और बेचने से जरूरी नहीं है कि रोकड़ में ही बिक जाए, उधार में बिका, फिर उधार में पैसे मांगने जाएंगे तो टाइम लगेगा ना। तो इसी वजह से जो हमारा चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति में से हम क्या करते हैं, ये दो चीजें माइनस कर देते तो हमारा क्या मिल जाता है? प्रवाही संपत्ति मिल जाता है। और ये वो संपत्तियां बन जाती हैं जिनको और भी आसानी से, ठीक है, और भी जल्दी से हम रोकड़ में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये सारी चीजों को याद रखना, तुम्हें थियरी में भी काम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, जैसे इसका आदर्श अनुपात 2:1 है, उसी तरह से इसका जो आदर्श अनुपात है वो 1:1 है। इसका आदर्श अनुपात क्या है? 1:1। अगर इससे कम है, ठीक है, इससे अगर कम है, लेस देन है यानी कि कम है, तो भाई बहुत रिस्क है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा का मतलब ये हुआ कि भाई तुम अननेसेसरी के तौर पे तुम अपने पास अनावश्यक ही तौर पे अपने पास रोकड़ जमा करके रखे हो जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा चालू और प्रवाही का पूरा फॉर्मूला। तो इसको अच्छे से मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो तुम इसको पूरा ही लिख लेना, ज्यादा बेटर है। ओके, तो यहाँ पे देखो पूरा ही दिखाई दे रहा है, चलो और छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, अब ये, हाँ इतना सही है। अब इसको तुम पूरा अच्छे से लिख लो, ठीक है, स्क्रीन में मैंने रोक दिया है, स्टॉप करके पूरा अच्छे से नोटबुक में लिख लो, ताकि तुम्हें कोई दोबारा जब पढ़ना हो तो फटाफट मिल जाए, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, सारी चीजें ढूंढना मुश्किल रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसका सवाल शुरू करते हैं। और सवाल जैसा मैंने कहा था कि मैं सीधा एक्सरसाइज का ही बताऊंगा और एग्जाम्पल तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और एक्सरसाइज का है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो निकालते हैं फटाफट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, पेज आगे पलट रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोडिंग लोडिंग लोडिंग, हाँ ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या लिखा है? नीचे दी गई जानकारी के आधार पर चालू गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो याद रखना जब भी ये आएगा, दोनों भाई बहन ही हैं, साथ में ही आएंगे। ठीक है, क्या आएगा? चालू गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? दोनों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और दोनों का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मैं चालू की बात करता हूँ, चालू गुणोत्तर। तो चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है?
चालू गुणोत्तर का फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व, यानी हमें चालू संपत्ति चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें चालू संपत्ति में आती हैं। तो जो जो चालू संपत्ति में आएंगी उनको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टॉक आएगा चालू संपत्ति में, देनदार रोकड़ और रोकड़ सामान आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, देनी हुंडी चालू दायित्व में आएगा, अल्पकाल की लोन ये भी नहीं आएगा। ठीक है, लेनी हुंडी, हाँ लेनी हुंडी आएगा। अब बात करते हैं डूबत ऋण अनामत को, तो इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसलिए मैं माइनस लगा देता हूँ आगे। अग्रिम चुकाया खर्च, अब देखो हमने अग्रिम चुकाया खर्च यानी पेशगी है, तो ये भी हमारा क्या है, चालू संपत्ति है। लेनदार ये दायित्व है, खर्च चुकाना बाकी ये भी क्या है, हमारा दायित्व है। यानी चालू संपत्ति में क्या क्या चीजें आई, स्टॉक, देनदार रोकड़ रोकड़ और रोकड़ सामान, लेनी हुंडी और पेशगी चुकाया खर्च। तो हम एक काम करते हैं, इनको हम फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो इसको लिखोगे कैसे, जैसा चीजें मैंने कहा टिक कर दिया है मैंने, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, पेन दूसरा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चालू संपत्ति। ठीक है, चालू संपत्ति में मैंने क्या कहा, क्या क्या आएगा, पहले आएगा स्टॉक, स्टॉक कितना दिया हुआ है हमें, 3 लाख रुपए। फिर अगला है देनदार, देनदार कितना दिया हुआ है, 2.5 लाख रुपए, लेकिन इसके अंदर 20,000 रुपए डूबत ऋण अनामत भी, जो हमने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ कि माइनस करना है। तो यहाँ पे देनदार में से मैं डूबत ऋण अनामत 20,000 रुपए माइनस कर देता हूँ। तो 2,50,000 में से 20,000 माइनस करूंगा तो ये आएगा 2,30,000 रुपए। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया है रोकड़ और रोकड़ सामान, तो मैं सिर्फ रोकड़ लिख देता हूँ। ठीक है, रोकड़ कितना दिया है, 1,20,000 रुपए। उसके बाद अगला है लेनी हुंडी, क्या है, लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी कितना दिया हुआ है हमें, 75,000 रुपए। उसके बाद अगला है पेशगी, पेशगी को मतलब क्या लिख सकते हैं हम, अग्रिम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अग्रिम लिखता हूँ। अग्रिम कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपए। चीजों को ध्यान से समझना, अग्रिम कितना है, 60,000 रुपए। अब इन सभी का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना होगा, तो 3 2 5 1 6 लाख, ऐसे हो गया 6.5 लाख, और 6.5 लाख फिर 7 6 13, तो 80 हो गया, 85 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये आ जाएगा 7,85,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7,85,000 रुपए। क्लियर है इतना, क्या आ गया, चालू संपत्ति। और फिर उसी के बाद जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, चालू दायित्व। क्या लिखते हैं हम, चालू दायित्व। थोड़ा ध्यान से देखना, चीजों गड़बड़ नहीं करना। बात करते हैं चालू दायित्व की। तो अब चालू दायित्व में क्या क्या आएगा उसको समझते हैं। तो चालू दायित्व को मैं दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग कलर का इस्तेमाल करता हूँ। तो अलग कलर का मतलब मैं पिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या फर्नीचर आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या देनी हुंडी आएगी, आएगी, देनी हुंडी पे कर देता हूँ मैं। क्या अल्पकालीन की लोन आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, लेनी हुंडी हो चुका, डूबत ऋण हो चुका, पेशगी हो गया। अब अगला है लेनदार, तो क्या लेनदार आएगा, बिल्कुल आएगा। खर्च चुकाना बाकी आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपकी कहाँ जाएंगी, चालू दायित्व में। तो इन चारों चीजों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला नाम है देनी हुंडी और अल्पकाल की लोन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देनी हुंडी, देनी हुंडी, फिर अल्पकाल की लोन, अल्पकाल की लोन। उसके बाद अगला है लेनदार, उसके बाद अगला है खर्च चुकाना बाकी, खर्च चुकाना बाकी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रकम लिख लेते हैं। तो इसका रकम दिया 60,000 और 40,000। देनी हुंडी कितना दिया है, 60,000। ये कितना दिया है, 40,000। और ये कितना दिया है, लेनदार 2 लाख। और ये कितना दिया है, 50,000। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 6 4 10 यानी 1 लाख, 2 1 3 लाख, 3.5 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चालू दायित्व आएगा वो कितना आएगा, 3.5 लाख रुपए आएगा। क्लियर है इतना, चालू दायित्व हमारा कितना आ गया है, 3.5 लाख रुपए आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चालू संपत्ति हमारा कितना है, 7,85,000 है। कितना है, 7,85,000 है। भागे हम क्या करते हैं, 3.5 लाख। तो 7,85,000 भागे 3.5 लाख करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भागे 3.5 लाख अगर मैं करता हूँ तो 1 मिनट, यानी कि 7,85,000, सॉरी 7,85,000 भागे 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख से अगर हम भाग करते हैं तो ये आएगा 2.24। कितना आएगा, 2.24। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.24। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझो, 2.24 का मतलब, इस 2.24 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 1 रुपए का दायित्व है तो उसके सामने हमारे पास चालू संपत्ति कितनी है,
2.24 रुपए है। ठीक है, तो हमारा जो आदर्श गुणोत्तर है उससे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसका थोड़ा सा ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि कुछ चालू संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें हमने बिना मतलब के पैसे लगा दिए हैं। जैसे वो तुम्हें दिखेगा भी, देख रहे हो स्टॉक को, स्टॉक 3 लाख रुपए का, अगर हम 3 लाख का स्टॉक नहीं भी रखें तो भी शायद काम हो जाएगा, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही रखो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए ऐसा, इसको हम निकाल के चेक कर सकते हैं कि भाई ज्यादा तो नहीं है, और अगर ज्यादा है तो कहाँ ज्यादा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को थोड़ा ढंग से चला सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? तो ये आपका हो गया 2.24:1। ये क्या आ गया आपका चालू गुणोत्तर। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, प्रवाही गुणोत्तर भी निकाल लेते हैं। तो प्रवाही गुणोत्तर के लिए मैं उसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं यहीं पे साइड में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रवाही गुणोत्तर क्या हो जाएगा, प्रवाही गुणोत्तर बराबर क्या होता है, चालू संपत्ति, सॉरी प्रवाही संपत्ति, प्रवाही गुणोत्तर बराबर क्या होता है, प्रवाही संपत्ति बटे में चालू दायित्व। ठीक है, तो चालू दायित्व तो हमारे पास है ही है, चालू दायित्व हमारे पास कितना, 3.5 लाख रुपए है, तो वो तो मैं लिख ही देता हूँ। लेकिन हम बात करते हैं प्रवाही संपत्ति की। तो प्रवाही संपत्ति निकालने का तरीका भी मैंने एक बताया था। मैंने क्या कहा था कि हमारी जितनी भी चालू संपत्ति हैं उसमें से 2 चीजें माइनस कर दोगे, यानी क्या क्या माइनस कर दो, स्टॉक और अग्रिम चुकाया। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे 7,85,000 रुपए आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, कि हमारी जो चालू संपत्ति है वो कितनी है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो हमारी जो चालू संपत्ति है वो है 7,85,000 रुपए। कितनी है, 7,85,000 रुपए। और अगर मैं इसमें से, ठीक है, और अगर मैं इसमें से 2 चीजें माइनस कर देता हूँ, यानी कि स्टॉक, स्टॉक हमारे पास कितने का है, 3 लाख का है। और साथ ही साथ मैंने क्या कहा कि हम इसमें से अग्रिम भी माइनस कर देते हैं। तो अग्रिम भी अगर मैं माइनस कर देता हूँ, कितना अग्रिम है, 60,000 रुपए। ठीक है, ये 2 चीजें अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पे जो रकम बचेगी वो हमारी क्या होगी, प्रवाही संपत्ति हो जाएगी। तो 7,85,000 में से 3 गया तो 485, में से 60 गया तो 425, तो ये हमारा बचेगा 4,25,000 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, प्रवाही संपत्ति हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये सवाल अलग ही होता पूरा, ठीक है, तो पूरा ही अलग होता तो हम उन्हीं संपत्तियों को जोड़ते जो स्टॉक और मतलब उन्हीं संपत्तियों को जोड़ते जो हमारी प्रवाही में आती हैं। मतलब क्या करना चाहिए कि हमें इन दोनों को नहीं जोड़ना है। याद रखना, अगर पूरा ही अलग सवाल है तो हमें इन दोनों को नहीं जोड़ना, बाकी सारी चीजों को जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 4,25,000 भागे 3.5 लाख। तो 4,25,000 भागे 3.5 लाख करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.21। कितना आएगा, 1.21:1। इसका मतलब ये हुआ कि एक चालू दायित्व के सामने आपकी प्रवाही संपत्ति आपके पास कितनी है, 1.21 रुपए है। अब देखो, अभी मैंने समझाया था कि जो इसका आदर्श गुणोत्तर होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है। ठीक है, तो अगर 1:1 होता है तो कहीं ना कहीं ये जो 0.21 है ये थोड़ा ज्यादा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और चेक करेंगे कहाँ हमारा पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगा हुआ है जिसको हम कहीं और लगा के कमा सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये था हमारा प्रवाही और चालू का पूरा 2 सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो देखो ये एक ही स्लाइड में हो गया हमारा, अच्छे से इसको नोट कर लेना। अब एक और छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको समझा देता हूँ, तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, ध्यान से देखना, वो भी बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और वो जरूरी चीज क्या है वो आपको सवाल में दिखेगा, कहाँ गया, ऊपर थोड़ा सा, प्रवाही प्रवाही प्रवाही, ये रहा। देखो एक छोटा सा सवाल है कि भाई नीचे दी गई जानकारी पर से चालू गुणोत्तर की गणना कीजिए। ये 1 या 2 नंबर में से कभी कभी शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, एक कंसेप्ट है जो मैंने अभी नहीं बताया था। कंसेप्ट ये है कि एक होता है कार्यशील पूंजी। क्या होता है, कार्यशील पूंजी। अब ये कार्यशील पूंजी क्या होता है वो समझो थोड़ा। कार्यशील पूंजी क्या होता है, तो कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्ति, क्या होता है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। वो हमारा होता है कार्यशील पूंजी। मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी पूंजी जिनका हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। कि जो चालू दायित्व होता है उसमें कहीं ना कहीं रोक टोक होता है, चालू संपत्ति होता है इसमें भी कहीं ना कहीं रोक टोक होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ देनी पड़ती हैं। जब यहाँ देनी पड़ती तो पूरा दे दो,
तो चालू संपत्ति में से अगर चालू दायित्व चुका देते हो यानी माइनस कर देते हो तो वो चीजें बचेंगी जिनका तुम पूरी तरह से भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, सवाल में ये लिखा है कि हमें निकालना है चालू गुणोत्तर, हमें क्या निकालना है, चालू गुणोत्तर। अब उसके लिए तुम्हें जानकारी दिया है चालू संपत्ति की और कार्यशील पूंजी की, क्या जानकारी दिया है, चालू संपत्ति की और कार्यशील पूंजी की, लेकिन हमें चाहिए क्या, चालू गुणोत्तर। तो चालू गुणोत्तर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या हमारे पास ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं? तो अगर हमें सवाल में दिखाता हूं तुम्हें, तो चालू संपत्तियां 1.5 लाख रुपए तो है, तो चालू संपत्तियों में मैं 1.5 लाख रुपए लिख देता हूं। लेकिन अगर वही नजर डालोगे तो चालू दायित्व तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दिया है, वो दिया है कार्यशील पूंजी। तो अब कैसे करोगे, तो जब कार्यशील पूंजी तुम्हें दिया है तो कार्यशील पूंजी की जगह पे लिख दो कार्यशील पूंजी, यानी 60,000 रुपए, चालू संपत्ति की जगह पे चालू संपत्ति लिख दो, तो 60,000 बराबर 1,50,000, ठीक है, 60 लाख बराबर 1,50,000 माइनस चालू दायित्व। तो यहाँ पे मैं चालू दायित्व लिख देता हूं। अब देखो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी चालू दायित्व बराबर, अब ये हो जाएगा 1.5 लाख माइनस 60,000, क्या हो जाएगा, 1.5 लाख माइनस 60,000। तो 1.5 लाख में से 60,000 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो चालू दायित्व है वो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। और इसी वजह से एक कंसेप्ट मैंने बताया, एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो 1.5 लाख भागे 90,000 करोगे तो ये कितना आएगा, तो 1.5 लाख भागे 90,000 करोगे तो इसका मैं आंसर ही देख लेता हूँ, ठीक है, वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, सॉल्व करोगे उसका कोई दिक्कत नहीं, कैलसी में कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा हमें, 1.67, ठीक है, कितना आएगा, 1.67 अनुपाते 1। तो ये देखो भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अनुपाते 2 होना चाहिए, 2 अनुपाते 1 तो होना ही चाहिए था। तो ये थोड़ा सा डर लगेगा, रिस्क लगेगा तुम्हें, ठीक है, तो बात समझ में आया। तो इस तरह से हम चालू संपत्ति और चालू दायित्व का इस्तेमाल करते हैं चालू गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी चीजें पढ़ लें, ठीक है, और उन्हें भी कहना और खुद भी करना, क्या करना है, लाइक करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बिना इसके जाना नहीं है, ताकि आपको आगे वाली जानकारी भी आसानी से मिले। और यही सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, ठीक है, मेरे लिए, कि मेरा जो सपोर्ट है वो यही है कि आप लोग ये सारी चीजें करो और इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।